रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस राइटर एपिसोड 4। श्लोक ऋतिक के फैमिली को देखकर शॉकिंग रिएक्शन लिए कहता है, तो आप सब इस जबरदस्ती के जीजू की फैमिली हो। रेनू श्लोक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। श्लोक ऋतिक को भूते हुए कहता है, क्योंकि आप सब कितने स्वीट हो और ये जीजू बिल्कुल हिटलर है। खड्यूस हिटलर कहकर श्लोक अपना मुंह बनाने लगता है। श्लोक की बात सुनकर हॉल में खड़े सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। राहुल हंसते हुए कहता है, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है बेटा, ये ना बचपन से ही ऐसा है, खड्यूस हिटलर टाइप का। ऋतिक गुस्सा होते हुए कहता है, इनॉट दादू, में कोई हिटलर नहीं हूं। कहकर ऋतिक अनोखी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, आप सभी जाकर फ्रेश हो जाएं, फिर साथ में डिनर करते हैं। रेनू ऋतिक और अनोखी के पास आकर दोनों की बलाया लेते हुए कहती है, मेरे बच्चे साथ में कितने प्यारे लगते हैं, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। अंबिका मुस्कुराते हुए कहती है, अब अपने बेटी की तारीफ हो गई हो, जरा अपने उन बेटों को भी फोन करके पूछ लो कहाँ है वो। रेनू अंबिका की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम वो आ जाएंगे डिनर से पहले तक। सभी कुछ देर बातें करके अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। हॉल में बस श्लोक, अनोखी और ऋतिक मौजूद थे। ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके श्लोक को घूर के देखते हुए उसके सामने अपने दोनों हाथ बांधकर खड़े हो जाता है। ऋतिक को देखकर श्लोक की सिट्टी पीट्टी गुल हो जाती है। श्लोक ऋतिक से अपनी आंखें चुराते हुए कहता है, वो मुझे ना माधव से कुछ काम है तो मैं अभी आता हूं। कहकर श्लोक जैसे ही भागने को होता है, ऋतिक झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। श्लोक अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए कहता है, डाल दिया ना शेर के मुंह में हाथ, अब ये शेर तुझे कच्चा खा जाएगा। कहकर श्लोक अनोखी की तरफ देखकर भोली सी शक्ल बनाकर कहता है, दी प्लीज अपने इकलौते भाई को बचा लो, तुम्हारा छोटा शेर इस धरती से विलुप्त हो जाएगा। श्लोक की आवाज सुनकर अनोखी परेशान होते हुए कहती है, क्या हुआ छोटे शेर, तू ठीक है ना। श्लोक एक नजर ऋतिक को देखकर अनोखी से कहता है, अब तक तो ठीक था दी, पर शायद आज के बाद नहीं रहूंगा। कहकर श्लोक मासूम सी शक्ल बना के कहता है, जबरदस्ती के जीजू छोड़ दो ना, हो गई गलती। ऋतिक श्लोक का हाथ छोड़ते हुए सख्त आवाज में कहता है, कुछ ज्यादा ही बोलते हो तुम, अपनी जबान को थोड़ा लगाम लगाओ, वरना अगर मैंने लगाई ना तो वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा साले साहब। छोटे हो इसलिए बच गए, वरना ऋतिक अरोरो के साथ बदतमीजी करने वाला इंसान इस दुनिया से गायब हो जाता है। कहकर ऋतिक श्लोक का गाल थपथपाते हुए कहता है, तुम बच गए क्योंकि तुम मेरी जान के भाई हो, दूसरी बार सजा मिलेगी। कहकर ऋतिक अनोखी के पास जाकर उसे अपने गोद में उठाकर कमरे की तरफ चला जाता है। गिरने के डर से अनोखी ऋतिक के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती है, आपने हमारे छोटे शेर को धकी क्यों दी, वो अभी नादान है। ऋतिक हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, इसीलिए तो सिर्फ धमकी दी है, वरना पनिशमेंट देता। वैसे भी मुझे डिसरिस्पेक्ट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अनोखी मुंह बनाते हुए कहती है, हमें भी जबरदस्ती करने वाले लोग पसंद नहीं है। ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके अनोखी को घुते हुए उसे सोफे पर बिठाते हुए कहता है, जबरदस्ती, मैंने कब तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। अनोखी गहरी सांस लेकर कहती है, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है मिस्टर रावण कुमार, 3 दिन पहले आप अहमदाबाद में क्या भजन कीर्तन करने आए थे, हमसे जबरदस्ती शादी करके उठा के यहाँ ले आए, ऐसे कोई करता है क्या भला। कहकर अनोखी अपना मुंह फुला लेती है। अपने बीवी की प्यारी शिकायतें सुनकर ऋतिक अनोखी के फोरहेड पर किस करके कहता है, अगर उस वक्त जबरदस्ती नहीं करता तो अपनी जान को अपने पास कैसे लाता। अनोखी अपना माथा रब करते हुए कहती है, दूर रहा करिए हमसे। ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, वहीं तो मेरे बस में नहीं है बटरफ्लाई। कहकर ऋतिक किसी को कॉल करने के लिए बालकनी में चला जाता है। ऋतिक के जाने के बाद अनजाने में ही अनोखी के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आधे घंटे बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। रेनू अनोखी के पास बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी, जो देखकर डाइनिंग टेबल पर दो लोग बुरी तरह से जल भून रहे थे। पहला तो ऋतिक था और दूसरा श्लोक। दोनों को देखकर माधव हंसते हुए कहता, बाय लगता है मुझे फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए। राहुल अपना खाना खाते हुए पूछते हैं, क्यों, कहीं आग लगी है क्या बेटा। माधव हंसते हुए कहता है, दादाजी आग तो बहुत भयानक लगी है अनोखी के पति और भाई के दिल में। माधव की बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। श्लोक और ऋतिक दोनों एक साथ माधव को भूने लगते हैं। श्लोक माधव को भूते हुए मन ही मन कहता है, साले तुझे तो मैं बड़ में देख लूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं तुम्हें। वहीं ऋतिक माधव को भूते हुए कहता है, लगत है मैंने इन लोगों को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, मेरे ही घर में मेरी ही वोट लगाने पर तुले हुए हैं। सोचते हुए ऋतिक गुस्से में खाना खा रहा था। कुछ देर बाद सबका खाना हो चुका था। राहुल, सिद्धार्थ, ऋतिक, कार्तिक सभी हॉल में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे।
वहीं श्लोक, माधव, सांझ और नंदिनी श्लोक के कमरे में बैठकर ऋतिक को परेशान करने का नया तरीका ढूंढ रहे थे। वहीं अनोखी रेनू और अंबिका के साथ गार्डन में बैठकर बातें कर रही थी। रेनू अनोखी का हाथ पकड़कर प्यार से कहती है, मैं जानती हूँ बेटा, मेरे बेटे ने तुमसे जिस तरह से शादी की है वो तरीका गलत था। ऐसे में किसी भी लड़की के लिए मुश्किल होता है अपने पति को एक्सेप्ट करना। अनोखी हैरान होते हुए कहती है, आप सभी पता था कि मिस्टर रावण कुमार ने हमारे साथ जबरदस्ती शादी की है? अंबिका मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा, उसने हम सबको पहले ही बता दिया था। अनोखी थोड़ा सा नाराज होते हुए कहती है, और आप में से किसी ने उन्हें नहीं रोका? रेनू उदास होते हुए कहती है, कैसे रोकते बेटा, प्यार में धोखा खाने के बाद ऋतिक अंदर ही अंदर टूट गया था। उसे जीना सिखाया है तुमने। आज वो हमारे बीच रहकर हंस बोल रहा है ना, उसकी वजह हो तुम। रेनू की बात सुनकर अनोखी हैरान और परेशान हो जाती है। अनोखी परेशान होते हुए कहती है, पर हम तो उसने कभी मिले ही नहीं, और ना ही हम कभी दिल्ली आए। रेनू मुस्कुराकर अनोखी के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहती है, तुम्हारे किताबें पढ़कर उसने जीना सीखा। तुम्हारी सोच ने उसे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट किया। उसके बाद जब उसने तुम्हें देखा तब उसे तुमसे प्यार हो गया। रेनू की बातें सुनकर अनोखी लगभग शॉक में आ जाती है। अंबिका और रेनू दोनों अनोखी को मोनिका के दिए धोखे से लेकर हॉस्पिटल में उसकी लिखी बुक पढ़ने तक सब कुछ उसे बता देती है। रेनू और अंबिका की बातें सुनकर कहीं ना कहीं अनोखी को ऋतिक के लिए बुरा फील होने लगता है। अनोखी मन ही मन खुद से कहती है, उन्होंने कितना कुछ सहा है अपनी जिंदगी में, हमसे भी ज्यादा सहा है। कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। तीनों कुछ देर बाद इधर उधर की बातें करने लगती है। अनोखी रेनू और अंबिका के साथ खुलकर बातें करने लगी थी। इधर ऋतिक अनोखी को ढूंढते हुए गार्डन में आता है। तब उसकी नजर अनोखी और पड़ती है, जो हंस हंस कर रेनू और अंबिका के साथ बातें कर रही थी। ऋतिक अनोखी को हंसता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, सबसे हंस हंस कर बातें करती है मेरी बटरफ्लाई, बस मेरे साथ ही ना जाने इसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है। कहते हुए ऋतिक तीनों के पास जाता है। ऋतिक अनोखी के पास आकर कहता है, बटरफ्लाई, आज सोने का इरादा नहीं है क्या? चलो सोने चलते हैं। ऋतिक की आवाज सुनकर अनोखी कहती है, नहीं, हमें तो अभी दादी और मम्मा के साथ बातें करनी है। ऋतिक मुस्कुराकर अनोखी को गोद में उठाते हुए कहती है, वाइफी, कल संडे है, दिन भर मॉम और दादी के साथ बातें कर लेना, अब थोड़ा टाइम अपने हस्बैंड को भी दे दो। अनोखी गिरन के डर से ऋतिक के गले में अपनी बाहें डाल देती है। रेनू हंसते हुए कहती है, बेटा, अपने ही मॉम और दादी से जल भून रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ऋतिक अनोखी को अपने गोद में अच्छे से उठाते हुए कहता है, मुझे किसी से भी जलने की जरूरत नहीं है मॉम, क्योंकि मेरी वाइफी सिर्फ मेरी है, और देखना बहुत जल्दी में और मेरी वाइफी आपको 2-4 पोता पोती दे देंगे, फिर आप उनके साथ खेलते रहना। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी की हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वहीं ऋतिक अपनी बात पूरी करके अनोखी को लेकर पैलेस के अंदर चलने लगता है। अनोखी ऋतिक पर नाराज होते हुए कहती है, कितने बेशर्म हो आप। ऋतिक मुस्कुराते हुए कहती है, अपनी बीवी के साथ बेशर्म होने में कोई बुराई नहीं है बटरफ्लाई, अब अगर मैं अपनी शर्म नहीं छोड़ूंगा तो तुम्हें अपने बच्चों की मां कैसे बनाऊंगा। ऋतिक की बेशर्मी भरी बातें सुनकर अनोखी शर्मा कर ऋतिक के सीने में अपना सर छुपाते हुए कहती है, और किसने कहा कि हम ये चाहते हैं? हमें आपके साथ कोई बच्चा बच्चा नहीं करना, समझे आप, इसलिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर दीजिए। ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बच्चे नहीं चाहिए तो किसके बच्चे चाहिए? ऋतिक की बात सुनकर अनोखी चिढ़ते हुए कहती है, मिस्टर रावण कुमार, हमारा मतलब था कि हमें आपके और किसी के भी बच्चे नहीं चाहिए। वैसे भी आपको बहुत शौक है ना जबरदस्ती शादी करने का, तो अब भुगतो। ऋतिक अनोखी को कमरे में लाकर बेड पर शून्य बिठाते हुए कहता है, तो इसका मतलब है मेरी बटरफ्लाई मुझसे बदला लेगी? अनोखी बेड पर आलटी पालटी मार के बैठते हुए कहती है, जब आप हमें इतना परेशान कर सकते हैं तो क्या हम आपसे थोड़ा बदला भी नहीं ले सकते हैं? ऋतिक अनोखी के पास बेड पर बैठते हुए कहता है, ले लो जितने बदले लेना है बटरफ्लाई, बाद में मैं तुमसे गिन गिन के बदले लूंगा। अनोखी मुंह बनाते हुए कहती है, तो फिर हम पापा से अपनी शिकायत करेंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, पिटाई करेंगे आपकी। ऋतिक मुंह बनाते हुए कहता है, अभी से तुमने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। अनोखी अपने साइड लेटते हुए कहती है, अब आपको नींद नहीं आ रही? नीचे तो बहुत नींद आ रही थी, सो जाइए। ऋतिक अनोखी के कमर में हाथ डाल के अपने करीब खींचते हुए कहता है, आइसक्रीम खाना चाहोगी? ऋतिक की बात सुनकर अनोखी की आंखों में चमक आ जाती है। अनोखी के आंखों में चमक देखकर ऋतिक बेड से खड़े होकर वार्डरूम में जाकर अनोखी के लिए एक सूट निकालता है। ऋतिक अनोखी के पास आकर उसे अपने गोद में उठा लेता है।
ऋतिक के ऐसे अचानक उठाने से अनोखी हड़बड़ाते हुए ऋतिक के गले में बाहें डालते हुए कहती है, अब कौन सी आफत आ गई जो आपको हमें उठाना पड़ रहा है। ऋतिक वार्डरूम के अंदर ले जाते हुए कहता है, चलो आज मैं तुम्हें हमारी पहली आइसक्रीम डेट पर लेकर चलता हूँ। अनोखी मुंह बनाते हुए कहती है, और आपसे किसने कहा कि हम आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं। ऋतिक मुस्कुराकर अनोखी को नीचे उतारते हुए कहता है, तुम्हारी आंखों ने अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो और चुपचाप ये सूट पहनोकर बाहर आओ। कहते हुए ऋतिक उसे अपने पसंद का सूट देता है और वार्डरूम से बाहर चला जाता है। अनोखी सूट को पकड़े हुए खोए हुए ढंग से कहती है, मिस्टर रावण कुमार इतने अजीब क्यों है। खैर कुछ भी हो, हमें तो आइसक्रीम खाने को मिलेगी। कहकर अनोखी ललचाकर आने होठों पर जीभ फेर कर कपड़े चेंज करने लगती है। 15 मिनट बाद अनोखी चेंज करके बाहर आ जाती है। वार्ड रूम से बाहर आते ही अनोखी का सर किसी के सख्त सीने से टकरा जाती है। अनोखी अपना माथा सहलाते कहती है, जी कान्हा जी, ये रूम के बीच में चलता फिरता पत्थर किसने रख दिया है। अच्छा हुआ सर्वर नहीं फूट गया हमारा। अनोखी के सामने खड़ा ऋतिक अनोखी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें अपने हस्बैंड की बॉडी पत्थर लगती है। अनोखी मुंह बनाते हुए कहती है, लगता है क्या आप अपना सारा दिन जिम में ही घुसे रहते हो, काम वाम सब छोड़ दिया है क्या। ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके अनोखी को घुते हुए कहता है, बकवास बंद करो बटरफ्लाई, पूरा दिन कौन जिम में घुसा रहता है। अनोखी फाटक से कहती है, तो ऐसे पत्थर जैसे बॉडी क्या पत्थर तोड़ के बनाई है, अभी हमारा कर फुट जाता। अनोखी की बात सुनकर ऋतिक के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। ऋतिक अनोखी के कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींचते हुए कहता है, वैसे लड़कियों को लड़कों की स्ट्रॉन्ग बॉडी बहुत पसंद आती है और तुम हो के अपने पति के बॉडी को लेकर शिकायत कर रही हो। अनोखी हड़बड़ाकर अपनी नजरें इधर उधर करते हुए कहती है, हम कोई शिकायत विकायत नहीं कर रहे समझे, आपकी बॉडी है, जो करना है करो। कहकर अनोखी बात बदलते हुए कहती है, आपने हमें कपड़े चेंज करने को क्यों कहा। ऋतिक अनोखी के फोरहेड पर किस करके कहता है, अभी पता चल जाएगा बटरफ्लाई, चलो मेरे साथ। कहकर ऋतिक अनोखी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने लगता है। अनोखी अपना माथा रगड़ते हुए चुपचाप ऋतिक के साथ साथ चलने लगती है। ऋतिक अनोखी को लेकर पैलेस की पार्किंग में आ जाता है, जहां उसकी एक से एक महंगी गाड़ियां पार्क थी। ऋतिक सारी गाड़ियों को साइड करके एक बाइक की तरफ इशारा करता है। ऋतिक का इशारा पाकर एक ड्राइवर जल्दी से बाइक निकालकर ऋतिक के सामने खड़ी कर देता है। ऋतिक मुस्कुराकर बाइक को देखते हुए कहता है, तो बटरफ्लाई तुम बाइक की सवारी करना चाहती हो। अनोखी मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिला देती है। ऋतिक जल्दी से बाइक और बैठकर अनोखी का हाथ पकड़कर बाइक पर बैठने को कहता है। अनोखी हिचकिचाते हुए ऋतिक के कंधे पर हाथ रखकर बाइक पर बैठ जाती है। ऋतिक बाइक स्टार्ट करके कहता है, कसके पकड़ना बटरफ्लाई, कहीं तुम हवा में उड़ जाओ। अनोखी मुंह बनाते हुए कहती है, आपने क्या हमें फूल पत्ते समझ रहे हैं। ऋतिक बाइक चलाते हुए कहता है, फुल पत्ते ना सही पर मेरी बटरफ्लाई तो हो, जो हमेशा मुझसे दूर भागने के लिए तैयार रहती है। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी मुंह बनाने लगती है पर कुछ कहती है। अनोखी ठंडी ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगती है। ना जाने अनोखी को क्या हो जाता है, वो अपने हाथ ऋतिक के पेट पर लपेटकर अपना सर उसके पीठ पर टीका देती है। अनोखी की इस हरकत पर ऋतिक का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसके दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगती है। अनजाने में ही उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और चेहरे पर सुकून आ जाता है। वहीं अनोखी के होठों पर भी प्यारी सी मुस्कान थी। 1 घंटे बाद ऋतिक अपनी बाइक एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने रोकता है, जो गार्डन में बना हुआ था। बाइक रुकते ही अनोखी अपने होश में वापस आती है और खुद को ऋतिक से चिपका देखकर उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। अनोखी शर्मा कर ऋतिक के पेट से अपने हाथ हटाकर बाइक से नीचे उतर जाती है। ऋतिक मुस्कुराकर बाइक से उतरकर अनोखी का हाथ पकड़कर कहता है, चलो चलते हैं। अनोखी धीरे से हाँ में अपना सर हिला देती है। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल बिल्कुल रोमांटिक था। ऋतिक अनोखी को लेकर एक टेबल के पास जाता है और उसके लिए चेयर पीछे खींचता है। अनोखी अपने हाथों से टटोलकर चेयर पर बैठ जाती है। अनोखी के बैठते ही ऋतिक भी मुस्कुराकर उसकी सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। ऋतिक को देखकर वेटर भागकर उसके सामने आकर अपना सर झुकाकर इज्जत से कहता है, गुड इवनिंग सर, आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे। ऋतिक अनोखी की तरफ देखकर कहता है, बटरफ्लाई तुम कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम लोगी। अनोखी मुस्कुराते हुए कहती है, बटरस्कॉच एंड केसर पिस्ता। ऋतिक वेटर को देखते हुए कहता है, 1 बटरस्कॉच, 1 केसर पिस्ता एंड 1 ब्लैक कॉफ। ऋतिक का ऑर्डर सुनकर अनोखी मुंह बनाते हुए खुद में ही बड़बड़ाती है, मिस्टर रावण कुमार बहुत अजीब है सच में, मतलब इतने रात को कॉफ कौन पीता है।
वो भी आइसक्रीम को छोड़कर। ऋतिक अनोखी को घुते हुए कहता है क्योंकि मैं आइसक्रीम नहीं खाता। अनोखी मुंह बनाते हुए कहती है कान्हा जी कैसे अजीब प्राणी के साथ शादी हो गई हमारी जो आइसक्रीम नहीं खाते, मेरे तो नाक ही कट गई। कहते हुए अनोखी अजीब अजीब मुंह बनाने लगती है। ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके अनोखी को घुते हुए कहता है इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम बोलो तुम चाहती हो कि मैं आइसक्रीम खाऊं। अनोखी अपने चेहरे लड़ा रही बालों की लट को कान के पीछे करते हुए कहती है तो क्या आप मेरे कहने से आइसक्रीम खाएंगे। ऋतिक होल से मुस्कुरा कर कहता है तुम्हारे कहने से तो मैं जहर भी खा लूं बटरफ्लाई, फिर ये आइसक्रीम क्या चीज है। अनोखी कुछ कहती उससे पहले वेटर दोनों का ऑर्डर लेकर आ जाता है। वेटर अनोखी के सामने आइसक्रीम रखकर ऋतिक को कॉफी देने को होता है, लेकिन ऋतिक वेटर को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहता है आइसक्रीम लेकर आओ बटरस्कॉच फ्लेवर फास्ट। ऋतिक की बात सुनकर वेटर यस सर कहकर भागकर चला जाता है। अनोखी अपनी आइसक्रीम खाते हुए कहती है वैसे एक बात कहूं आपसे। ऋतिक अनोखी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है बोलो। अनोखी आइसक्रीम का एक बाइट खाते हुए कहती है आपने खा के आप आइसक्रीम खाओगे, पर हमें कैसे पता चलेगा कि आपने आइसक्रीम खाई है या नहीं, हम तो आपको देख नहीं सकते। अनोखी की बात सुनकर ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए कहता है एक रास्ता है जिससे तुम्हें पता चल जाएगा मैंने आइसक्रीम खाई है या नहीं। अनोखी आइसक्रीम का एक बाइट बाते हुए कहती है और वो कैसे। अनोखी के इतना कहते ही उसे अपने होठों और ऋतिक के सख्त होंठ महसूस होता है। अनोखी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है, वहीं ऋतिक अपनी आंखें खोले प्यार से अनोखी के लोअर लिप को सक करते हुए उसके मुंह के अंदर की आइसक्रीम अपने मुंह के अंदर ले लेता है। वहीं रेस्टोरेंट में बैठे सारे लोग अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ऋतिक और अनोखी को ही देख रहे थे। वेटर जब आइसक्रीम लेकर टेबल के पास पहुंचता है तब उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वेटर को देखकर ऋतिक अपने हाथ के इशारे से उसे जाने का इशारा करता है। वेटर आइसक्रीम लेकर उल्टे पांव भाग जाता है। अनोखी अपने सेंसर्स में वापस आकर ऋतिक को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन ऋतिक के पकड़ से छूटना आसान नहीं था। करीब 10 मिनट बाद ऋतिक अनोखी के होठों को छोड़कर अपने चेयर पर बैठ जाता है। इस वक्त उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। अनोखी लंबी लंबी सांसें लेकर अपने होठों को रब करने लगती है। अनोखी गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहती है हमें आपके साथ आना ही नहीं चाहिए था, आप कितने बुरे हो गंदे आदमी कहीं के। ऋतिक अनोखी की दूसरी आइसक्रीम उठाकर खाते हुए कहता है अरे इसमें मेरी गलती थोड़ी है, तुम्हें ही तो कहा था तुम्हें पता नहीं चलेगा मैंने आइसक्रीम खाई है या नहीं। अब जब तुम्हें मैंने बता दिया है तो तुम मुझ पर ही भड़क रही हो। अनोखी गुस्से में अपनी नाक रब करते हुए कहती है ये कौन सा तरीका है आइसक्रीम खाने का, क्या आप हमेशा ऐसे ही खाते हो आइसक्रीम। ऋतिक आइसक्रीम खाते हुए बड़े मजे से कहता है अब तक तो नहीं खाए, पर हाँ आज से ऐसे आइसक्रीम खाना शुरू कर दूंगा, सच में आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी। कहते हुए ऋतिक अपने होठों पर अपनी जीभ फेरता है। अब अनोखी कुछ नहीं कहती, उसे पता था अब उसने फिर कुछ कहा तो उसका ठरकी पति उसे फिर छेड़ेगा, जो अनोखी हरगिज नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद ऋतिक अनोखी को लेकर पैलेस के लिए निकल जाता है। 1 घंटे बाद दोनों पैलेस पहुंचते हैं। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। कमरे में पहुंचकर अनोखी सीधा बेड पर गिर पड़ती। इस वक्त अनोखी को बहुत नींद आ रही थी। ऋतिक अनोखी को एक नज़र देखकर बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर बाहर आता है। अनोखी इस वक्त गहरी नींद में सो चुकी थी। ऋतिक बेड लड़ आकर अनोखी के फोरहेड पर किस करके उसे अपने बाहों में लेकर सो जाता है। अनोखी भी नींद में ऋतिक के कमर पर अपना हाथ लपेटकर उसके सीने में अपना सर छुपा लेती है। अनोखी की हरकत देखकर ऋतिक के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। ऋतिक खोए हुए अंदाज से कहता है बटरफ्लाई जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं उससे भी ज्यादा प्यार तुम मुझे एक दिन करोगी। मेरे बिना एक भी पल रहना तुम्हारे किसी निगमारे से कम नहीं होगा, बस मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कहकर ऋतिक अपनी आंख बंद कर लेता है। अगली सुबह सांझ सुबह सुबह नहा धोकर अपने कमरे से बाहर आती है। सांझ फुदक फुदक के चलते हुए गाती है आज संडे है तो फन डे है। ये कहकर सांझ उछल उछल कर चल रही थी। सांझ सीढ़ियों के पास पहुंचकर जैसे ही अपना एक कदम रखती है तभी उसका पैर फिसल जाता है। सांझ सीढ़ी से गिरती उससे पहले ही किसी के मजबूत हाथों ने उसके हाथों को पकड़ लिया था। गिरने के डर से सांझ अपनी आंखें कसके बंद करके कहती है हे कान्हा जी, अगर यहाँ से गिरी ना तो नीचे की जगह कहीं सीधा ऊपर ही ना पहुंच जाओ, बचा लो कान्हा जी। अभी तक तो मैंने किसी के साथ डेट भी नहीं की है, शादी भी नहीं हुई मेरी, अभी किसी को एक किस भी नहीं किया। सांझ खुद में ही बड़बड़ा रही थी, पर जैसे ही उसे समझ आता है कि वो गिरी नहीं है तो वो अपनी एक आंख खोलती है। आंख खोलते ही सांझ के सामने कार्तिक का हैंडसम फेस आ जाता है।
कार्तिक ने इस वक्त जॉगिंग सूट पहना हुआ था, जिसमें उसकी अट्रैक्टिंग बॉडी बहुत अच्छे से शो हो रही थी। कार्तिक को देखकर सांझ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे घुते हुए कहती है, हाय कितना हॉट उल्लू है। सांझ की बात सुनकर कार्तिक अपनी आंखें छोटी करके सांझ को घुते हुए कहता है, तुम पैदा ही ऐसी अजीब हुई हो या फिर किसी एक्सीडेंट में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कार्तिक की बात सुनकर सांझ गुस्से में कार्तिक को घुते हुए कहती है, ओ हेलो मिस्टर, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी तुम्हारे तो पर निकल आए, अब छोड़ो मुझे। कार्तिक हैरानी से कहता है, पर लड़कियों के निकलते हैं और आए ठीक, मैं एक लड़का हूं, इसलिए तुम्हें सोच समझकर कुछ भी कहना चाहिए। बाय द वे, तुम चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? सांझ मासूमियत से हाँ में अपना सर हिला देती है। कार्तिक सांझ के हाथों पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहता है, आयुषो, एक बार जरा अपना सर घुमा कर नहीं देखोगी? कार्तिक की बात सुनकर सांझ अपना सर घुमा कर देखती है। ऊपर से नीचे देखते ही सांझ डरते हुए कार्तिक को देखकर कहती है, अरे यार प्लीज मुझे मत छोड़ना, वरना मेरा सीधा ऊपर का टिकट कट जाएगा और मैं कुंवारी ही भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, प्लीज मुझे मत छोड़ना, तुम तो बहुत अच्छे वाले उल्लू हो ना। सांझ की बात सुनकर कार्तिक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, पूरी की पूरी नौटंकी हो, कहकर वो झटके से सांझ को अपने करीब खींचता है, जिससे सांझ सीधा कार्तिक के सीने से टकरा जाती है। कार्तिक के सीने से लगते ही सांझ जल्दी से उससे दूर होती है और बिना एक पल गवाए भागकर अपने कमरे में घुस जाती है। सांझ को जाता देखकर कार्तिक अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, अजीब लड़की है, तक भी नहीं बोला। कहकर कार्तिक अपना सरना में हिलाकर जॉगिंग के लिए चला जाता है। ऋतिक के कमरे में अनोखी ऋतिक से चिपक कर सो रही थी, या फिर उस पर पूरा कब्जा जमा कर सो रही थी कहेंगे तो भी चलेगा। इस वक्त अनोखी का एक हाथ ऋतिक के सीने पर हाथ, एक पैर उसके दोनों पैरों पर हाथ और उसने अपना सर ऋतिक के गले में घुसाया हुआ था। ऋतिक ना जाने कब से उठकर अपनी प्यारी सी बीवी को ऐसे सोते हुए देख रहा था। अनोखी का खुद के इतने पास आना ऋतिक को बेहद सुकून देता था। ऋतिक एक हाथ से अनोखी के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए कहता है, बटरफ्लाई वेक अप, सुबह हो गई है। अनोखी ऋतिक को और कसके पकड़कर सोते हुए कहती है, प्लीज मिस्टर रावण कुमार सोने दो ना, कहकर वो अपना सर फिर से ऋतिक के गले में घुसा लेती है। ऋतिक गहरी सांस लेकर कहता है, पागल लड़की, तुम्हारी इन प्यारी हरकतों से मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। कहते हुए ऋतिक के होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। ऋतिक वैसे तो कम ही मुस्कुराता था, जब वो अपने परिवार के साथ होता था तभी कभी कभार उसके होठों पर मुस्कान आया करती थी, लेकिन जब से अनोखी उसके लाइफ में आई थी ऋतिक ने खुल के हंसना सीख लिया था। अनोखी के साथ उसे जो फील होता था वो उसने कभी भी मोनिका के साथ फील नहीं किया था। ऋतिक गहरी सांस लेकर अनोखी को साइड करके बेड से उठता है और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद ऋतिक लोअर और टी शर्ट पहनकर बाथरूम से बाहर आता है। अनोखी अब भी छोटे से बच्चे की तरह तकिए में अपना चेहरा छुपाए सो रही थी। ऋतिक अनोखी के पास आकर बेड पर बैठ जाता है। ऋतिक अनोखी के चेहरे पर बिखरे बालों को साइड करके उसके गाल पर किस करके प्यार से कहता है, बटरफ्लाई उठ जाओ, सब लोग नीचे हमारा वेट कर रहे होंगे ब्रेकफास्ट के लिए। ऋतिक के किस करने से अनोखी के होठों पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अनोखी मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर रावण कुमार बस 10 मिनट। और ऋतिक अच्छे से जानता था अनोखी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, पर कल के लेट नाइट आउट के कारण वो नहीं उठ रही। ऋतिक कुछ सोचकर अनोखी के कान के पास जाकर कहता है, अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें खुद बाथरूम में लेकर जाता हूँ और अपने हाथों से बात दूंगा। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी जल्दी से उठकर बैठ जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, हम खुद नहा लेंगे। ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर जाओ, जाकर नहा कर आओ, आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अनोखी मुंह बनाते हुए कहती है, रहने दीजिए, आपका सरप्राइज कम और बड़ा झटका ज्यादा होता है। ऋतिक हंसते हुए कहता है, अरे मेरी प्यारी बटरफ्लाई, इस बार सरप्राइज ही होगा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। अनोखी कुछ बड़बड़ाते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद ऋतिक अनोखी का हाथ पकड़कर नीचे डाइनिंग एरिया में आता है। ऋतिक को देखकर कार्तिक उसे छेड़ते हुए कहता है, ये लो लैला का मजनू आ गया। श्लोक हंसते हुए कहता है, कार्तिक भैया भले ही जबरदस्ती के जीजू मजनू होंगे, पर मेरी दी लैला नहीं है। रेनू हंसते हुए कहती है, कोई नहीं बेटा, नहीं है तो बन जाएगी, वैसे भी मेरा बेटा इतना प्यारा है कि कभी ना कभी तो मजनू की लैला बन ही जाएगी। रेनू की बात सुनकर अनोखी खुद में बुदबुदाते हुए कहती है, खड्यूस, गुस्सैल, पागल, पाइस्चो रावण कुमार है, इनसे और प्यार कभी नहीं। ऋतिक जो अनोखी के साइड में खड़ा था, वो अनोखी के कान के पास झुककर कहता है, कभी ना कभी तो प्यार हो ही जाएगा इस गुस्सैल, फजो, पागल रावण कुमार से।
ऋतिक की बात सुनकर अनोखी जेब जाती है और चुपचाप चेयर पर बैठ जाती है। ऋतिक भी मुस्कुराते हुए अनोखी के साइड में बैठ जाता है। ऋतिक को मुस्कुराता देखकर सिद्धार्थ कहता है, जब से हम दिल्ली आए हैं तब से देख रहा हूं मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही खुश है। श्लोक मुंह बनाते हुए कहता है, वो तो खुश होंगे ही ना अंकल, आखिर 5 लोगों को किडनैप करके घर पर जो रखा हुआ है। अंबिका हंसते हुए कहती है, मेरा पोता बिल्कुल अपने दादू पर गया है। जब मैं शादी के लिए नहीं मानी थी ना, तब सिद्धार्थ के डैड मुझे मेरे शादी से किडनैप करके ही लाए थे। अंबिका की बात सुनकर श्लोक, सांझ, अनोखी, नंदिनी, माधव का मुंह खुला का खुला रह गया था। सभी हैरानी से अंबिका और राहुल को देख रहे थे। राहुल खुद को यूं भुता पाकर अपना गला साफ करते हुए कहता है, अरे ऐसे टुकुर टुकुर देख क्या रहे हो बच्चों, अब पोता दादा पर ही जाएगा ना। पर मेरा पोता तो मुझसे 2 कदम आगे निकला। उसने अपने बीवी के साथ उसके दोस्तों का भी किडनैप कर लिया। ऋतिक हंसते हुए कहता है, दादू आपके साथ 2 दादी की गाड़ी प्यार की पटरी पर चल पड़ी है, पर यहाँ मेरी गाड़ी पटरी पर नहीं आई है, इसलिए आप ना कुछ ऐसा मत कहो जिससे मेरी बीवी को लगे कि कोई अंडरवर्ल्ड डॉन हूँ। माधव हंसते हुए कहता है, लेकिन हमने तो पहले ही पता चल गया था। आप बहुत बड़े हिटलर हो। ऋतिक घूर के माधव को देखते हुए कहता है, लगता है तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है, कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मैंने तुम लोगों को। अनोखी ऋतिक पर चिढ़ते हुए कहती है, खबरदार जो मेरे दोस्तों को धमकाया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ऋतिक अनोखी को घूरते हुए कहता है, अच्छा क्या करोगी तुम। अनोखी सोचते हुए कहती है, आपको 1 हफ्तों के लिए कमरे से बाहर निकाल देंगे। अनोखी की बात सुनकर ऋतिक को खांसी आ जाती है, वहीं सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। कार्तिक हंसते हुए कहता है, फाइनली आखिर कोई ऐसा आ ही गया जो ऋतिक अरोरा को धमकी देने की हिम्मत रखता है। रेनू हंसते हुए कहती है, हाँ कार्तिक बेटा, अब मेरा बेटा भी अपने बीवी से डरेगा, बिल्कुल अपने डैड की तरह। रेनू की बात सुनकर सिद्धार्थ अपनी आईब्रोज उचकाते हुए पूछता है, तुमसे किसने कह दिया रेनू ने मैं तुमसे डरता हूँ। रेनू अपनी आंखें दिखाते हुए कहती है, अच्छा तो फिर अपने बेटे के साथ हॉल में सोने के लिए तैयार हो जाओ। सिद्धार्थ खाना कहते हुए कहता है, अरे नहीं डार्लिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रेनू हंसते हुए कहती है, वही बेहतर है आपके लिए। सिद्धार्थ ऋतिक के तरफ देखते हुए कहता है, बेटा ये दोनों सास बहू मिलकर हमारी अच्छी खासी बैंड बजाने वाली है। ऋतिक अनोखी का हाथ पकड़कर प्यार से कहता है, अगर बैंड बजाने वाला इतना खूबसूरत हो तो बैंड बजवाने में भी अपना अलग मजा है। ऋतिक की बात सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। सांझ खुश होते हुए कहती है, वेल डन जीजू, आप अगर ऐसे ही कोशिश करेंगे ना तो एक दिन हमारी अनु आपके प्यार में जरूर गिर जाएगी। सांझ की बात सुनकर ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो एक दिन हो ही जाएगा। नंदिनी उचकते हुए कहती है, वैसे जीजू अगर आपको अनु को पटाने के लिए कोई टिप चाहिए तो हम दोनों सालिया आपकी मदद कर सकते हैं। नंदिनी की बात सुनकर माधव हंसते हुए कहता है, बस करो बड़ी आई, मदद करने वाली मिस्टर अरोरा का कम बनने से पहले ही बिगाड़ दोगी तुम दोनों। एक कदम ढंग से चल नहीं सकते, बड़े आई पटाने में मदद करूंगी वाली। माधव की बात सुनकर नंदिनी का मुंह बन जाता है और बाकी सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए सभी लोग अपना नाश्ता खत्म करते हैं। नाश्ते के बाद ऋतिक अनोखी का हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आता है। राहुल, सिद्धार्थ, अंबिका, रेनू, सांझ, कार्तिक, नंदिनी, माधव, श्लोक सभी हॉल में आकर बैठ जाते हैं। सिद्धार्थ ऋतिक को देखते हुए पूछता है, आखिर क्या सरप्राइज है बेटा, इतना सस्पेंस क्यों कर रखा है। ऋतिक अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करते हुए कहता है, डैड खुश होने की जरूरत नहीं है, गिफ्ट मेरे बटरफ्लाई के लिए है। रेनू खुश होते हुए कहती है, अरे बेटा तो जल्दी बताओ ना क्या गिफ्ट है, उसके बाद हम सारी औरतें शॉपिंग पर जाने वाली है। ठीक है कहकर ऋतिक कॉल पर बात करने लगता है। 5 मिनट बात करने के बाद ऋतिक कॉल डिस्कनेक्ट करके कहता है, बस हाफ एन आवर में सरप्राइज यहाँ होगा। श्लोक सवालिया नजरों से ऋतिक को देखते हुए कहता है, जबरदस्ती के जीजू आप सरप्राइज देने वाले हो या फिर कोई बड़ा झटका। श्लोक की बात सुनकर ऋतिक घूर के श्लोक को घूरते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। सिद्धार्थ हंसते हुए कहता है, बेटा जब समझ गए हो तो पूछकर टाइम वेस्ट मत करो ना। श्लोक मुंह बनाते हुए कहता है, मेरा मतलब था कि पहले से ही पता हो तो हम रेडी कर लेंगे ना खुद को। आधे घंटे बाद मान पैलेस के हॉल में एंटर करता है, उसके साथ दिल्ली का जाना माना एडवोकेट मौजूद था। मान ऋतिक के पास आकर कहता है, सर हमने वो काम कर लिया है, अब बस माम के साइन हो जाए फिर वो आपका हो जाएगा। ऋतिक हाँ में अपन सर हिला देता है। एडवोकेट और मान भी सोफे पर बैठ जाता है। ऋतिक एडवोकेट के हाथ से पेपर्स लेते हुए वो पढ़ने लगता है। पेपर्स पढ़ने के बाद ऋतिक पेपर्स अनोखी को देकर कहता है, बटरफ्लाई पेपर्स पर साइन करो।
अनोखी नाम में अपना सर हिलाते हुए कहती है, पहले बताइए ये कैसे पेपर्स है। ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे मॉम डैड की आखिरी यादें हैं, जो तुम्हारी है। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी को कुछ समझ नहीं आता। श्लोक अनोखी के पास आकर पेपर लेकर पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो पेपर पढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। श्लोक पेपर पढ़ने के बाद हैरानी से ऋतिक को देखने लगता है। अनोखी परेशान होते हुए कहती है, छोटे शेर क्या लिखा है पेपर्स में। श्लोक हैरान होते हुए कहता है, दी अहमदाबाद बाद वाला विला जहां आप बुआ और फूफाजी के साथ रहती थी। जीजू ने वो विला 100 करोड़ में खरीदा है और वो विला आपके नाम करना चाहते हैं। श्लोक की बात सुनकर अनोखी का मुंह हैरानी से खुल जाता है और बाकी सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। रेनू मुस्कुराते हुए कहती है, ऋतिक बेटा ये बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है तूने मेरी बेटी को, आई एम इम्प्रेस्ड। ऋतिक श्लोक के हाथ से पेपर लेते हुए कहता है, मॉम ये सब मैंने किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया है, ये सब इसी लिए किया ताकि मेरी बटरफ्लाई खुश हो जाए। कहकर ऋतिक अनोखी को पेपर्स देते हुए कहता है, बटरफ्लाई साइन करो। अनोखी नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं हम साइन नहीं करेंगे, आपको हमारे लिए इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। कहकर अनोखी सोफे से उठकर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। अनोखी को जाते देखकर नंदिनी और सांझ उसके पीछे चली जाती है और उसे उसके कमरे तक लेकर जाती है। इधर ऋतिक परेशान होते हुए कहता है, मॉम मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? वो ऐसे मना करके क्यों चली गई? रेनू ऋतिक के पास आकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा वो बस इमोशनल हो गई है और कुछ नहीं, तुम उसे प्यार से समझाओ, देखो फिर वो तुम्हारी बात समझ जाएगी। श्लोक उदास होते हुए कहता है, मेरी दी कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती, उन्होंने 100 करोड़ का नाम सुनकर साइन करने से मना किया है। वो कभी आपसे इतना महंगा गिफ्ट नहीं लेगी, फिर चाहे उनके लिए वो विला कितना ही मायने क्यों ना रखता हो। ऋतिक सोफे पर से खड़े होते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो साले, मैं तुम्हारी दी को ये गिफ्ट देकर रहूंगा। कहकर ऋतिक सोफे से खड़ा होकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे में अनोखी नंदिनी के गले लगकर रो रही थी। तभी ऋतिक दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आता है। ऋतिक बिना किसी भाव के नंदिनी और सांझ को देखते हुए कहता है, तुम दोनों जा सकते हो, मैं अब अपने बीवी को संभाल लूंगा। सांझ और नंदिनी खड़े होकर कमरे के बाहर जाने को होती है। तभी सांझ ऋतिक के पास आकर एक आंख ब्लिंक करते हुए कहती है, जीजू आज अनु के दिल में अपनी जगह बना लो, चाहो तो एक आधी किस विस कर लेना। कहकर सांझ भाग जाती है। सांझ के जाने के बाद ऋतिक के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। ऋतिक दरवाजा बंद करके अनोखी के पास आकर बेड पर बैठ जाता है। अनोखी इस वक्त सिसक रही थी। ऋतिक अनोखी के आंसू पोंछते हुए कहता है, बटरफ्लाई रोना बंद करो और मुझे बताओ तुम्हें मेरा दिया हुआ गिफ्ट क्यों नहीं लेना। अनोखी सुबकते हुए अपने आंसू पोंछकर कहती है, क्योंकि आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे साथ हमारे 4 दोस्तों का एडमिशन दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में कराया है। आपकी वजह से हमें नई फैमिली मिली है और अब ये 100 करोड़ का विला हम आपसे नहीं ले सकते। माना कि हमारे लिए वो विला बहुत मायने रखता है, हमारा बचपन गुजरा है वहां। कहकर अनोखी रोने लगती है, पर हम आपसे ये गिफ्ट नहीं ले सकते। ऋतिक जल्दी से अनोखी को गले लगाते हुए कहता है, शशिश शांत हो जाओ बटरफ्लाई। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी और जोर जोर से रोने लगती है। अनोखी को रोते हुए देखकर ऋतिक जल्दी से उसे खुद से अलग करके उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बिना एक पल गवाए उसके होठों पर अपने होंठ रख करने किस करने लगता है। ऋतिक के किस करते ही इस बार अनोखी की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। उसकी पकड़ ऋतिक के कंधे पर कस जाती है। ऋतिक भी अपनी आंखें बंद करके अनोखी के सर के पीछे अपना हाथ लगाकर उसे डीपली किस करने लगता है। वो बड़े प्यार से उसके लोअर लिप को अपने होठों के बीच दबाकर सक रहा था, स्मोच कर रहा था, इसी के साथ हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था। ऋतिक अपने दूसरे हाथ से अनोखी के कमर को पकड़कर सहलाने लगता है, जिससे अनोखी सहर रही थी। 15 मिनट लॉन्ग डीप और पैशनेट किस के बाद ऋतिक अनोखी के होठों को छोड़ देता है। ऋतिक अनोखी के माथे से अपना माथा जोड़ता है। इस वक्त दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। ऋतिक गहरी सांस लेकर कहता है, तुम मेरी वाइफ हो बटरफ्लाई, मेरा जो भी है वो सब तुम्हारा है। मैंने देखा था तुम्हें उस विला में जाने के रोते हुए, उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें ये विला गिफ्ट करूंगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हमारे शादी का तोहफा है और तुम्हें इसे लेना ही होगा। अनोखी नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं। ऋतिक अनोखी को समझाते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बटरफ्लाई, मेरे उस प्यार के खातिर प्लीज मेरा गिफ्ट एक्सपेक्ट कर लो। इस बार अनोखी हाँ में अपना सर हिला देती है। ऋतिक मुस्कुराते हुए अनोखी के आंसू साफ करते हुए कहता है, तो फिर चले नीचे, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
अनोखी अपना चेहरा साफ करते हुए कहती है, एक बात पूछूं? ऋतिक प्यार से अनोखी के गाल खींचते हुए कहता है, एक क्यों 100 पूछो। अनोखी अपना सर झुकाकर धीरे से कहती है, 100 करोड़ उस विला के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, उस विला की कीमत तो 50 करोड़ है। ऋतिक अनोखी का हाथ पकड़कर प्यार से सहलाते हुए कहता है, तुम्हारे खुशी के आगे 100 करोड़ क्या 100,000 करोड़ तक कुर्बान मेरी जान। अनोखी हैरान होते हुए कहती है, सच में आपके पास इतने सारे पैसे हैं? ऋतिक हंसते हुए कहता है, हाँ, अगर तुम दोनों हाथों से भी पैसा पानी की तरह बहाओगी ना फिर भी पैसे खत्म नहीं होंगे। अब चलो, एडवोकेट वेट कर रहा है। अनोखी और ऋतिक मुस्कुराते हुए नीचे हॉल में आ जाते हैं। हॉल में सभी लोग बैठे ऋतिक और अनोखी का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों को आते देखकर अंबिका कहती है, चलो अब मेरा पोता भी अच्छा पति बन ही गया, वरना कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रूठी हुई बीवी को कभी मनाते ही नहीं है। अंबिका की बात सुनकर राहुल के कान खड़े हो जाते हैं। राहुल अपना गला साफ करते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं कभी तुम्हें मनाता नहीं हूं? अंबिका हंसते हुए कहती है, लो जी, खुद ही सच कबूल कर रहे हैं। अंबिका की बात पर राहुल कुछ बोलने को होता है, तभी सिद्धार्थ उसे रोकते हुए कहता है, डैड आप मॉम की बात मत सुनो, वो तो बस आपके मजे ले रही है। राहुल मुंह बनाते हुए कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा हूं जो मेरे मजे ले रही है? अंबिका हंसते हुए कहती है, छोटे बच्चे नहीं हो पर उससे कम भी नहीं हो, देखो तो कैसा मुंह फुला लिया है। ऋतिक हॉल में आते हुए कहता, बस करिए दादी, कब तक आप मेरे दादू ऐसे ही परेशान करेंगी? अंबिका अपने दोनों हाथ सीने से बांधते हुए कहती है, मरते दम तक परेशान करूंगी। इन्होंने मुझे जितना परेशान किया है उसका बदला ना लूं मैं? ऋतिक हंसते हुए कहता है, ओक देन कैरी ऑन। राहुल मुंह बनाते हुए कहता है, व्हाट कैरी ऑन? मैं मेरी बेटी को तुम्हारे खिलाफ भड़काऊंगा और तुम दोनों का झगड़ा करवा दूंगा। ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है आपको पर दादा नहीं बनना दादू। ऋतिक की बात सुनकर श्लोक झटके से खड़े होते हुए कहता है, इतने जल्दी नहीं, नहीं मुझे इतने जल्दी मामा नहीं बनना। श्लोक की बात सुनकर सभी हंसने लगते, वहीं ऋतिक गुस्से में श्लोक को घूने लगता है। ऋतिक गहरी सांस लेकर अनोखी के साथ सोफे पर बैठ जाता है। ऋतिक एडवोकेट के हाथ से पेपर लेकर अनोखी को देते हुए कहता है, साइन करो। अनोखी गहरी सांस लेकर पेपर साइन करती है जहां जहां ऋतिक उसे साइन करने को कह रहा था। साइन करने के बाद ऋतिक पेपर्स एडवोकेट को देकर कहता है, प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी मेरे वाइफी के नाम ट्रांसफर हो जानी चाहिए। एडवोकेट हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, यस सर, आज ही हो जाएगी। अब मुझे इजाजत दीजिए। ऋतिक आंखों से ही एडवोकेट को जाने का इशारा करता है। अंबिका गहरी सांस लेकर ऋतिक से कहती है, तो फिर कौन सी डेट सिलेक्ट की जाए तुम्हारे और हमारे प्यारी बेटी के रिसेप्शन के लिए? ऋतिक अनोखी के तरफ देखते हुए कहता है, ये तो मैं मेरी बटरफ्लाई के साथ डिस्कस करके बताऊंगा। ऋतिक की बात सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, तू तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया मेरे भाई। ऋतिक घूर के कार्तिक को देखने लगता है। सांझ अपनी ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है, प्यार क्या होता है तुम क्या जानो कार्तिक बाबू? प्यार अच्छे अच्छों को पागल बना देता है। फिर जोरू का गुलाम बनने में कौन सी बड़ी बात है? माधव, श्लोक, नंदिनी और अनोखी एक साथ अपने माथे पर हाथ दे मारते हैं और एक साथ कहते हैं, जाग गई इसके अंदर की एक्टर। श्लोक जल्दी से सांझ को चुप कराते हुए कहता है, चुप कर स्टार प्लस, तेरे अंदर का एक्टर यहाँ किसी को नहीं देखना है। चारों का रिएक्शन देखकर सहौल में बैठे सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। कार्तिक अपना पेट पकड़कर हंसते हुए कहता है, इससे खराब एक्टिंग मैंने आज तक नहीं देखी। श्लोक हंसते हुए कहता है, कार्तिक भाई, स्टार प्लस के एक्टिंग का जुल्म हम चारों बचपन से सहते आ रहे हैं। माधव हंसते हुए कहता है, मुझे ना उस बंदे पर तरस आ रहा है जो इस ओवर एक्टिंग की दुकान के साथ शादी करेगा। माधव की बात सुनकर सांझ गुस्से में खड़ी होकर माधव के पास जाती है और उसके बाल पकड़कर खींचते हुए कहती है, अबे घोचो मेरी छोड़, पहले तू तेरे उन 20 गर्लफ्रेंड की चिंता कर जो तेरी चिंता में मरी जा रही होंगी अहमदाबाद में। माधव सांझ से अपने बाल छुड़वाते हुए कहता है, अरे ओ स्टार प्लस, तू एक्टर ही रहना डायन क्यों बन रही है, छोड़ मेरे बाल। सांझ माधव के बाल खींचते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, आज मैं तेरे बाल खींच कर तुझे टकला कर दूंगी, फिर देखती हूँ कौन तुझसे शादी करेगी। दोनों को इस तरह से झगड़ता देखकर अब तो सब पेट पकड़कर लोटपोत होकर हंसने लगते हैं। वहीं दोनों की बात सुनकर अनोखी को थोड़ी शर्म आ रही थी। सिद्धार्थ हंसते हुए कहता है, बस करो बच्चों, अब कितना लड़ोगे? रेनू हंसते हुए कहती है, लड़ने दीजिए ना सिड, मुझे इनको देखकर मेरे आशी और वीर की फाइट याद आ रही है, दोनों भी ऐसे ही बाल पकड़कर एक दूसरे को मारते थे। अंबिका हंसते हुए कहती है, सच कहूं तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अपने परिवार को इतना खुश देखकर ऋतिक के भी होठों पर अपने आप प्यारी सी मुस्कान आ जाती है।
कुछ देर ऐसे ही लड़ने के बाद सांझ माधव के बाल छोड़कर सोफे पर बैठते हुए कहती है, आज के बाद शादी को लेकर कमेंट किया ना तो मैं तेरे सारे बाल नोच लूंगी। माधव अपने बाल सेट करते हुए कहता है, तो मैंने क्या तेरी तरह हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, मैं तेरी चोटी काट दूंगा जैसे बचपन में काटी थी। कहकर माधव हंसने लगता है। सांझ गुस्से से अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, देखना तुझे डायन जैसी बीवी मिलेगी जो तेरा खून पिएगी। माधव चिढ़ते हुए कहता है, हाँ तो तेरी शादी भी ड्रैकुला के साथ होगी, ड्रैकुलान कहीं की। अब सांझ कुछ कह पाती इससे पहले सांझ कुछ कहती। अनोखी दोनों पर चिढ़ते हुए कहती है, अगर तुम दोनों बंदरों ने लड़ाई बंद नहीं की तो मैं तुम दोनों के कान खींचकर दोनों को लंगूर बना दूंगी। अनोखी की डांट सुनकर दोनों बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। अनोखी मुंह बनाते हुए कहती है, अब मुंह फुलाकर बैठने की जरूरत नहीं है, लड़ने से पहले सोचना चाहिए था। माधव गुस्सा करते हुए कहता है, क्या यार अनु, एक तो डांटती हो ऊपर से नाराज भी नहीं होने देती। श्लोक हंसते हुए कहता है, तू तो ऐसे बात कर रहा है रूठी हुई बीवी हो। अबे साले, तेरे दिन आ गए हैं अपने बीवी को मनाने के और यहाँ तू खुद ही रूठ के बैठने की बात कर रहा है। नंदिनी हंसते हुए कहती है, कोई एक रूठे तो मनाए ना, इसके लाइन में तो 20-25 लगे पड़ी है, ये किस किस को मनाता फिरेगा। सांझ मुंह बनाते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, इस झिंगुर की वजह से मुझे मेरे 2 दोस्तों के साथ दोस्ती तोड़नी पड़ी थी। माधव गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहता है, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे वो दोनों 30 मार खान थे। श्लोक हंसते हुए कहता है, हाँ जो भी हो, तूने तो उनके साथ बहुत अच्छे से झींगा लाला हूँ किया था। श्लोक की बात सुनकर सब एक बार फिर से हंसने लगते हैं। इस बार अनोखी भी खुद को नहीं रोकती, वो भी जोर जोर हंसने लगती है। अनोखी हंसते हुए कहती, जितना झींगा लाला हूँ किया था उतने ही जूते और चप्पल भी खाए थे। माधव गुस्सा करते हुए कहता है, तुम चारों दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो। मेरी इज्जत का कचरा कर रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो, बेशर्म कहीं के। श्लोक हंसते हुए कहता है, हमें तो लूट लिया मिलके, हुस्न वालों ने नशा चढ़ा जो शरीफे का उतार फेंका है, बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। कहकर श्लोक जोर जोर से हंसने लगता है। सभी हॉल में बैठ के ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं। ऋतिक रेनू को देखते हुए कहता है, मोमराज नहीं आया है, आपको पता है ना, उसे अकेला नहीं छोड़ना है। रेनू ऋतिक से कहती है, बेटा आशी और वीर उसे अपने साथ लेकर गए हैं, आज शाम तक आ जाएंगे। ऋतिक हाँ में अपना सर हिला देता है। रेनू सोफे पर से खड़े होते हुए कहती है, बहुत हो गया है हंसी मजाक, अब सारी महिला मंडल शॉपिंग पर जाएंगी और घर के पुरुष मंडल रात का खाना बनाएंगे। रेनू की बात सुनकर हॉल में बैठे सभी मर्दों की हालत खराब हो जाती है। सिद्धार्थ खांसते हुए कहता है, ये क्या कह रही हो तुम डार्लिंग, हम सब और खाना? लगता है तुम्हारी जिंदगी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। रेनू सिद्धार्थ को आंखें दिखाते हुए कहती है, आप सब तो आज घर पर ही हो ना, तो बना लो खाना अपने बीवियों के लिए। रेनू की बात सुनकर कार्तिक फटाक से कहता है, ठीक है आंटी, फिर तो बनाने देते हैं इन शादीशुदा मर्दों को खाना, हम बैचलर लड़के आपके साथ चलते हैं, आपकी मदद हो जाएगी सामान पकड़ने में। कार्तिक की बात सुनकर सांझ अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है, बातें धन की नहीं कर सकते तो कम से कम बहाना तो धन का बना लो उल्लू, चुपचाप खाना बनाओ। कार्तिक सांझ को घुते हुए कहता है, सुरपनखा कहीं की, हर बात में अपनी नाक घुसाना जरूरी है क्या? देखना एक दिन में तेरी नाक काट दूंगा। सांझ कुछ कहती है उससे पहले ही ऋतिक अपनी सख्त आवाज में कहता है, सभी जेंट्स आज रात का खाना बनाएंगे, चाहे वो मैरिड हो या ना हो, तो सब शाम को तैयार रहे। श्लोक अपना स्वेट गटकते हुए कहता है, जबरदस्ती के जीजू आपकी सटक गई है क्या? हमने कभी किचन में हाथ पैर कुछ नहीं रखा, फिर खाना क्या जादू से बनेगा? ऋतिक श्लोक को घुते हुए कहता है, जितना अपना मुंह चलाते हो ना उतना दिमाग चला लेना, पर खाना तो आज सबको मिलकर बनाना पड़ेगा, एंड दैट्स फाइनल, अब कोई डिस्कशन नहीं होगा। कार्तिक ऋतिक को घुते हुए कहता है, ये लड़का तो प्यार में पागल हो गया है, खुद तो फंस रहा है साथ में हमें भी फंसा रहा है, ये तो वही बात हो गई, खुद तो डुबो साथ में दूसरों को भी ले डुबो। कहकर कार्तिक गुस्से में ऋतिक को देखने लगता है। कुछ देर बाद ऋतिक के कमरे में अनोखी रेड कलर का लॉन्ग फ्रॉक सूट पहने तैयार थी। उसने अपने बालों की वन साइड चोटी बनाई हुई थी, मान में सिंदूर, होठों पर पिंक लिप बाम, आंखों में काजल, माथे पर लाल बिंदी, हाथों में चूड़ियां पहने अनोखी बहुत सुंदर लग रही थी। ऋतिक जब अनोखी को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। ऋतिक अनोखी के पास आकर उसे बैक हग कर लेता है। ऐसे अचानक ऋतिक के हग करने से अनोखी घबरा जाती है। अनोखी को घबराता देखकर ऋतिक उसके कंधे पर चिन रखकर प्यार से कहता है, ऐसे घबरा क्यों रही हो बटरफ्लाई, मेरे अलावा और किसकी हिम्मत होगी तुम्हें हाथ लगाने की? ऋतिक की बात सुनकर अनोखी शर्मा जाती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है।
अनोखी ऋतिक के पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए हमें, आंटी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ऋतिक मुस्कुराकर अनोखी के गाल पर किस करके कहता है, मुझे बहाना पसंद नहीं आया, कोई और बहाना बनाओ मुझसे दूर जाने का। हम कोई बहाना वहाना नहीं कर रहे, हमें देर हो रही है। ऋतिक अनोखी को अपने तरफ पलटकर उसके चेहरे पर फूंक मरते हुए कहता है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? आज मैं तुम्हारे पसंद का खाना बनाऊंगा। अनोखी अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है, आयुषो आप खाना बना लोगे? कहीं ऐसा ना खाना खाने के बाद हम सब सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाए। ऋतिक मुंह बनाते हुए कहता है, तुम अपने पति को अंडर एस्टिमेट कर रही हो बटरफ्लाई। अनोखी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, सही कहा आपने, हम आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ऋतिक हंसते हुए कहता है, आज तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा पति कितनी बड़ी तोप है। कहकर ऋतिक अनोखी का हाथ पकड़कर उसके हाथ में एक कार्ड रख देता है। अपने हाथ में कार्ड महसूस होते ही अनोखी हैरान होते हुए कहती है, ये क्या है मिस्टर रावण कुमार? ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड। अनोखी नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है, हमें ये नहीं चाहिए, हमारे पास पैसे हैं, वैसे भी हमें कुछ खरीदना नहीं है। ऋतिक अनोखी के गाल पर किस करके कहता है, अरे मेरी प्यारी बटरफ्लाई, तुम जाओ और तुम्हें जो लेना हो वो ले लो। अनोखी अपना सर झुकाते हुए कहती है, पर अनोखी इतना ही कह पाई थी कि ऋतिक जल्दी से कहता है, पर वर्क कुछ नहीं, इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, जी खोलकर शॉपिंग करो। अनोखी हैरान होते हुए कहती है, फिर तो ये कार्ड आप मुझे ना ही तो अच्छा है, हम ये कार्ड खो देंगे। ऋतिक अनोखी के कमर पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, खो दो, दूसरा आ जाएगा। अनोखी ऋतिक की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अनोखी खोए हुए ढंग से कहती है, आपको नहीं लगता आपने हमारे साथ शादी करके गलती कर दी है? मतलब आप इतने रिच हैं, आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, आप थोड़े खड़ूस हो पर आप भी अच्छे ही हो, आपको मेरे जैसी ब्लाइंड लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थे। अनोखी की बात सुनकर ऋतिक को गुस्सा भी आ रहा था और उसे अच्छा भी लग रहा था। ऋतिक अनोखी के चिन पर अपनी उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहता है, किसने कहा कि तुम ब्लाइंड हो? तुम सब कुछ मन की आंखों से देखती हो, तो फिर तुम ब्लाइंड कैसे हुई? एक बात हमेशा याद रखना बटरफ्लाई, मुझे तुम्हारे साथ शादी करने के फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। बिकॉज आई लव यू मोस्ट इन द वर्ल्ड। कहकर ऋतिक अनोखी की आंखों पर बारी बारी किस करता है। ऋतिक जैसे ही अनोखी के होठों की तरफ बढ़ने लगता है, वो महसूस होते ही अनोखी ऋतिक को खुद से दूर करके कहती है, हमें लेट हो रहा है। कहकर अनोखी कमरे के बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद पूरी महिला मंडल शॉपिंग करने के लिए जा चुकी थी, वहीं पुरुष मंडल ने किचन में अपना डेरा जमाया हुआ था। ऋतिक ने ब्लैक कलर का अप्रन और सर पर व्हाइट चीफ कैप पहना हुआ था। सिद्धार्थ, श्लोक, माधव, कार्तिक और राहुल ने भी कैप और अप्रन पहने हुए थे। राहुल सिद्धार्थ को देखते हुए कहता है, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, कम से कम मुझे तो अपने इस सो कोल्ड प्लान से दूर रखते। सिद्धार्थ हंसते हुए कहता है, ओ डैड कुछ भी, आप तो अभी भी 18-19 साल के बच्चे के बाप लगते हो, कौन कहेगा कि आप 23-26 साल के बच्चों के दादाजी हो। राहुल हंसते हुए कहता है, वाह बेटा, बाप मैं तेरा हूँ, तू मेरा नहीं। चल कोई नहीं, आज अपने गुलाबों सिताबों के लिए खाना बना देता हूँ। कहकर राहुल कढ़ाई को उठाकर उलट पलट के देखते हुए कहता है, बेटा ये चाय बनाने का पतला यहाँ क्यों रखा है? राहुल की बात सुनकर सभी को हंसी आ जाती है। श्लोक हंसते हुए कहता है, दादाजी ये चाय बनाने का पतला नहीं है, सब्जी बनाने की कढ़ाई है। राहुल कढ़ाई वापस रखते हुए कहता है, ओह अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। सिद्धार्थ गोल वाला चम्मच उठाते हुए कहता है, अरे बेटा ये बेलन थोड़ा अजीब नहीं, इससे रोटियां कैसे बेलेंगे? सिद्धार्थ की बात सुनकर माधव हंसते हुए कहता है, अंकल जी ये बेलन नहीं चम्मच है। कार्तिक चटाक से अपना हाथ माथे पर मारते हुए कहता है, लो हो गया कल्याण, यहाँ हमें कढ़ाई, बेलन, चम्मच और पतीले के बीच का फर्क नहीं पता चले, सब खाना बनाने के लिए। श्लोक अपना मुंह फुलाते हुए कहता है, वही तो कार्तिक भैया, ये जबरदस्ती के जीजू के रोमियो बनने के चक्कर में हम सबकी नया डूबने वाली है। ऐसे तो लेडीज गैंग के सामने इज्जत का फालूदा हो जाएगा। माधव हंसते हुए कहता है, होता है तो होने देना बे, कौन सा हमारी बिविया है और हम शादीशुदा हैं, जिनकी शादी हो चुकी है वो जपे हरे कृष्ण की माला। कहकर माधव राहुल, सिद्धार्थ और ऋतिक पर नजर डालता है। सभी ने पहले ही चीफ और सर्वेंट को किचन के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सिद्धार्थ तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, होटल स्वाद का आस्वाद लेंगे और क्या होटल से खाना मंगवाएंगे, बोल देंगे हमने बनाया है। कार्तिक हंसते हुए कहता है कि आप इस उम्र में अपना डिवोर्स कराना चाहते हो क्या अंकल? सिद्धार्थ हैरान होते हुए कहता है, शुभ शुभ बोलो कार्तिक बेटा, मैं इस उम्र में अपने 3 बच्चों के लिए माँ कहाँ से लाऊंगा? कार्तिक हंसते हुए कहता है, इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि आप बूढ़े हो गए हैं?
ऋतिक, जो कब से सबकी उल जलूल बातें सुन रहा था, वो चिढ़ते हुए कहता है, लगा है यहाँ सबकी मती मारी गई है। मुंह चलाने से अच्छा होगा अपना दिमाग चला ले, पर ये कहा होगा किसी से कहकर ऋतिक गुस्से भरी नजर सभी पर डालता है। ऋतिक के इतना कहते ही सभी मुंह बनाकर ऋतिक को देखने लगते हैं। श्लोक मस्ती करते हुए कहता है, एक काम करो ना जबरदस्ती के जीजू, अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप बनाओ और मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि खाना कैसा बना है, ये आपकी सबसे बड़ी मदद हो जाएगी। ऋतिक झुंझलाते हुए कहता है, मुंह बंद मरो और जो काम सबको बता रहा हूं वो काम करो, कहकर ऋतिक सभी को काम बताने लगता है। इधर मॉल में लेडीज गैंग दिल्ली के सबसे बड़े मॉल में आई थी। मॉल को देखकर नंदिनी और सांझ की आंखें तो फटी के फटी रह गई थी। सांझ अपने गाल पर हाथ रखकर खोए हुए ढंग से कहती है, वाह यार, दुनिया में ऐसी एंटिक चीजें भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। अंबिका हंसते हुए कहती है, इन सब की आदत डाल लो बेटा, क्योंकि तुम अरोरा परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। नंदिनी मुस्कुराते हुए कहती है, आप सब बहुत अच्छे हो दादी। अंबिका हंसते हुए कहती है, बेटा तुम तो इमोशनल हो गई हो। चलो अब चल के शॉपिंग करते हैं। रेनू ने अनोखी का हाथ पकड़ रखा था। रेनू अनोखी को लेकर एक महंगे ब्रांड के शॉप के अंदर जाते हैं, जहां महंगे से महंगे ब्रांड के कपड़े मिलते थे। रेनू को देखकर उस शॉप की फीमेल स्टाफ रेनू के सामने आकर सर झुकाकर खड़े होते हुए कहती है, यस मैम, आपको किस टाइप के कपड़े चाहिए? रेनू मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी बेटी के लिए महंगे से महंगे इंडियन और वेस्टर्न कपड़े दिखाओ। सेल्स गर्ल अनोखी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, शो मैम, कहकर सेल्स गर्ल रेनू को अच्छे से अच्छे कपड़े दिखाने लगती है। कपड़ों को पकड़कर अनोखी उसे महसूस करते हुए कहती है, आंटी हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। रेनू मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा रोज रोज ना सही पर कभी कभार मेरे बेटे पर बिजली गिराने के लिए ऐसे कपड़े पहन लेना। रेनू की बात सुनकर अनोखी शर्मा जाती है। रेनू नंदिनी और सांझ को देखते हुए कहती है, अरे बेटा तुम दोनों भी अपने पसंद के कपड़े ले लो। नंदिनी और सांझ एक साथ नामे अपना सर हिलाते हैं। नंदिनी मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं आंटी, पहले ही जीजू ने हमारे लिए सारी चीजों का इंतजाम किया है, हमारे पास सब कुछ है। अंबिका नंदिनी और सांझ के पास जाकर दोनों के बालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा तुम दोनों मेरे लिए मेरी नातिया के जैसी हो, इसलिए अपने दादी की बात सुनो और जाओ जाकर शॉपिंग करो, समझी? नंदिनी और सांझ मुस्कुराते हुए कपड़े देखने लगते हैं। 3 घंटे बाद सभी ने शॉपिंग कर ली थी। सभी बिलिंग काउंटर पर बिल करवा रहे थे। सेल्स गर्ल बिल बनाते हुए कहती है, मैम आपका पूरा बिल हुआ है 50 लाख। सांझ हैरान होते हुए कहती है, अरे ये क्या बात कर रहे हो, पूरे दिल्ली के लिए थोड़ी कपड़े खरीदे हैं। रेनू हंसते हुए कहती है, बेटा ये सब महंगे ब्रांड है, एक ड्रेस की कीमत 2-3 लाख से कम नहीं है। अनोखी अपने बैग से कार्ड निकालकर रेनू को देते हुए कहती है, आंटी ये कार्ड हमें मिस्टर रावण कुमार ने दिया है, आप इससे पेमेंट कर लीजिए, उन्होंने कहा कि इसी से सबका पेमेंट करो। रेनू हंसते हुए कहती है, हाँ बेटा जरूर, कहकर रेनू कार्ड लकर सेल्स गर्ल को देती है। सेल्स गर्ल हैरानी से कार्ड को देखने लगती है। सेल्स गर्ल को ऐसे देखता पाकर सांझ हंसते हुए कहती है, ऐसे घूर क्या रही हो, इस कार्ड को रिएक्शन तो ऐसा है जैसे अली बाबा के गुफा का खजाना मिल गया हो। रेनू मुस्कुराते हुए कहती है, ये कार्ड उस खजाने से कम भी नहीं है बेटा। नंदिनी कंफ्यूज होते हुए कहती है, क्या मतलब है आंटी? अंबिका मुस्कुराते हुए कहती है, ये गोल्डन कार्ड है जो दुनिया में सिर्फ 5 लोगों के पास है, इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो खर्चा करो। अंबिका की बात सुनकर अनोखी हैरान हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद सब बिल पे करके कार में बैठकर पैलेस के लिए निकल जाते हैं। इधर पैलेस में ऋतिक ने किसी प्रोफेशनल चीफ की तरफ फटाफट खाना बना दिया था। श्लोक और माधव सैलेड कट कर रहे थे। सिद्धार्थ और राहुल रायता बना रहे थे। वहीं कार्तिक पूरी तरह से आटे से सना हुआ था। कार्तिक मुंह फुलाते हुए कहता है, अरे यार ऋतिक जाने देना, अगर मैं ऐसा ही रहा तो पक्का मुझे कोई देखकर डर जाएगा। ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, जब तक पूरा खाना रेडी नहीं हो जाता कोई बाहर नहीं जाइएगा। तूने कोई काम तो किया है नहीं, एक छोटा सा कम दिया था आटा गूंदने का, वो भी नहीं हुआ। सारा आटा खुद पर गिरा लिया साले, तो धरती पे बोझ है बस। श्लोक हंसते हुए कहता है, आटे वाले कार्तिक भैया स्माइल। कार्तिक भी अपने हाथ में एक बेलन पकड़कर मुस्कुराते हुए पोज देता है, तभी क्लिक की आवाज आती है। श्लोक हंसते हुए कहता है, आटे वाले भैया का फोटो सबको दिखाऊंगा, कहकर श्लोक हंसने लगता है। सच में कार्तिक उस समय बहुत फनी लग रहा था। कार्तिक श्लोक के पास जाते हुए कहता है, ऐ छोटे शेर मेरी फोटो डिलीट करो वरना। श्लोक भागते हुए कहता है, वरना क्या कर लोगे आटे वाले कार्तिक बाबू? कार्तिक अपने हाथ जोड़ते कहता है, दे दे मेरे बाप, तेरे हाथ में मेरी गर्दन है, क्या ही कर लूंगा मैं।
नहीं करता डिलीट कहते हुए श्लोक किचन से भागते हुए हाल में आ जाता है। श्लोक आगे भाग रहा था, वहीं कार्तिक उसे पीछे भाग रहा था। खाना पूरा बन चुका था, इसलिए ऋतिक, माधव, सिद्धार्थ और राहुल भी किचन से बाहर आकर कार्तिक और श्लोक की चूहे बिल्ली वाली लड़ाई देख रहे थे। इस वक्त माधव, सिद्धार्थ और राहुल हंस के पागल हो रहे थे। वहीं ऋतिक के होठों लड़ प्यारी सी मुस्कान थी। श्लोक भागते हुए मेन डोर के पास पहुंच जाता है और तुरंत साइड से निकल जाता है। मेन डोर के पास आते ही अचानक सांझ कार्तिक के सामने आ जाती है। कार्तिक को देखकर सांझ डर से चीखने लगती है। आह है भूत! सांझ की चीख सुनकर कार्तिक अपने सीने पर हाथ रखकर चीखने लगता है। आह सुरपनखा! दोनों का रिएक्शन देखकर सब पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे। वहीं दरवाजे से अंदर आ रही नंदिनी, रेनू और अंबिका कार्तिक को देखते हैं तो वो तीनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अनोखी घबराते हुए कहती है, स्टार प्लस तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतनी जोर से चीखी क्यों? अब तक कार्तिक और सांझ ने खुद को संभाल लिया था। सांझ ठहाका लगाकर हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, आज तक जोकर सुना था, आज देख भी लिया, बाय गॉड बड़ा कॉमेडी जोकर है। कार्तिक अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहता है, ओए सुरपनखा, ज्यादा बोलोगी ना तो तुम्हें बिना अंतरिक्ष यान में बिठाकर दूसरे ग्रह पर भेज दूंगा, फिर एलियन के साथ चलाना अपना कॉमेडी सर्कस। रेनू हंसते हुए कहती है, वो सब छोड़ो कार्तिक, तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है? श्लोक हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं आंटी, वो कार्तिक भैया का मन था होली खेलने का तो उन्होंने आटे से ही होली खेल ली। कहकर श्लोक हंसने लगता है। हाँ हाँ हाँ, श्लोक की बात सुनकर सब फिर से हंसने लगते हैं। सबको हंसता देखकर कार्तिक भी हंसने लगता है। कुछ देर बातें करने के बाद सभी फ्रेश होने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठे हुए थे। रेनू खाने को देखकर कहती है, यकीन नहीं हो रहा ये खाना पुरुष मंडली ने बनाया है, देखने से ही बहुत टेस्टी लग रहा है। ऋतिका अनोखी के प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहता है, ये सारा खाना मैंने अकेले बनाया है मॉम, बाकी इन लोगों को कढ़ाई और चम्मच के बीच का फर्क तक नहीं पता था। ऋतिक की बात सुनकर सांझ हंसते हुए कहती है, जीजू वो तो इस उल्लू की हालत देखकर ही पता चल गया था। कार्तिक मुंह बनाते हुए कहता है, यू जस्ट शट अप, औक बात तो ऐसे कर रही है जैसे खुद मास्टर चीफ हो। सांझ मुस्कुराते हुए कहती है, मास्टर चीफ ना सही पर तुम्हारे जैसी भी नहीं हूं। अब तक सर्वेंट्स ने सबको खाना सर्व कर दिया था। सभी हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, ये तो बड़ी गलत बात है, हमने कहा था ना कि हम तीनों आ जाएंगे, फिर आप लोगों ने हमारे बिना खाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर सभी उस आवाज की दिशा की तरफ देखते हैं। वहां एक लड़की एक लड़का खड़े थे। लड़की ने व्हील चेयर पकड़ी हुई थी जिस पर 24 से 25 साल का लड़का बैठा हुआ था। रेनू अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहती है, आ गए मेरे बच्चे। लड़की जल्दी से रेनू के गले लगते हुए कहती है, यस मॉम, द डेविल्स इज बैक। ये है ऋतिक की छोटी बहन आशी। आशी अरोरा, उम्र 21 साल, दिखने में बेहद सुंदर। उसके साथ खड़ा लड़का है वीर अरोरा, उम्र 25 साल, दिखने में हैंडसम और गुड लुकिंग। व्हील चेयर वाला लड़का है राज, वीर से पूरे 1 घंटा बड़ा है उम्र में। दिखने में राज किसी सुपरस्टार को भी हरा दे। राज एरोगेंट और गुस्सैल नेचर का है। उससे उल्टा वीर बिल्कुल हमारे छोटे शेर जैसा है, चुलबुला। वीर जल्दी से ऋतिक के पास जाकर कहता है, ब्रो कैसे हो आप, और मेरी भाभी कहाँ है? कहकर वीर नंदिनी के पास जाकर उसके गले लगते हुए कहता है, ओ भाभी आप कितनी सुंदर हो। वीर के ऐसे अचानक गले लगने से नंदिनी घबरा जाती है। वो जल्दी से वीर को खुद से दूर करके कहती है, मैं आपकी भाभी नहीं हूं, वो देखिए जीजू के साथ बैठी है, वो है आपकी भाभी। नंदिनी की बात सुनकर वीर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर कहता है, सॉरी मिस ब्यूटीफुल। कहकर वीर ऋतिक की तरफ देखता है जो खा जाने वाली नजरों से उसे ही देख रहा था। ऋतिक वीर को घुते हुए कहता है, ज्यादा चू चपा मत करो और तीनों डिनर करो, बाद में बात करेंगे। ऋतिक की बात सुनकर आशी और वीर तो डिनर के लिए बैठ जाते हैं, पर राज अपनी व्हील चेयर घुमाते हुए कहता है, भाई आई नीड रेस्ट, में अपने कमरे में जा रहा हूं। कहकर राज जैसे ही जाने को मुड़ता है वैसे ही ऋतिक की ठंडी आवाज उसके कान में पड़ती है जो कह रहा था, अपनी भाभी से नहीं मिलना चाहोगे? राज तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, आपकी चॉइस वाकई अच्छी है भाई, मैं भाभी से कल मिल लूंगा। कहकर राज लिफ्ट के जरिए अपने कमरे तक जाता है। उसे जाता देखकर अंबिका उदास होते हुए कहती है, ना जाने मेरा राज कब खुल के हंसना सीखेगा। जब से उसके साथ वो हादसा हुआ है तब से उसे तो जिंदगी जीना ही छोड़ दिया है। ऋतिक खाना खाते हुए कहता है, दादी वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा जब हमारा राज पहले की तरह खुल के अपनी जिंदगी जिएगा। श्लोक कंफ्यूज होते हुए कहता है, ये राज को हुआ क्या है, वो अपने पैरों पर चलते नहीं है।
रेनू कहती है नहीं बेटा, एक एक्सीडेंट में उसके पैरों की मूवमेंट स्टॉप हो गई है, उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया है, डॉक्टर कहते हैं अब वो कभी चल नहीं पाएगा। कहते हुए रेनू की आंखें न हो जाती है। अनोखी उदासी से कहती है आंटी आप देखिएगा राज अपने पैरों और जरूर खड़े होंगे, कन्हा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। रेनू मुस्कुराते हुए कहती है आई होप सो बेटा। कुछ देर बाद सभी डिनर खत्म कर लेते हैं। ऋतिक अपने हाथ साफ करके अनोखी को अपने गोद में उठा लेता है। ऋतिक की हरकत देखकर अनोखी शर्माते हुए कहती है क्या कर रहे हैं आप, नीचे उतारिए हमें, सब लोग हैं यहाँ। ऋतिक अनोखी को अच्छे से होल्ड करते हुए सबको डेंजरस लुक देते हुए कहता है, अनोखी से कहता है मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता कौन है और कौन नहीं, मुझे बस इतना पता है कि पति अपने पत्नी को कभी भी और कहीं भी प्यारा कर सकता है और इसका राइट मुझे शादी से मिला है, जिसे भी परेशानी हो वो अपनी आंखें बंद कर सकता है। कहकर ऋतिक अनोखी को लेकर चला जाता है। अनोखी गुस्से में ऋतिक के गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर जोर से काट लेती है, पर ऋतिक के चेहरे पर दर्द की कोई लकीर नहीं थी, उल्टा उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। अनोखी को जब अपने मुंह में ऋतिक के खून का टेस्ट आता है तब उस एहसास होता है उसने गुस्से में ऋतिक को कुछ ज्यादा ही जोर से काट लिया। अनोखी ऋतिक के गर्दन से अपना चेहरा निकालकर हैरानी से पूछती है आप चिल्लाए नहीं, आपको दर्द नहीं हुआ। ऋतिक अनोखी को कमरे की तरफ लेकर जाते हुए कहता है ये मेरे बीवी की तरफ से मेरे लिए प्यार की पहली निशानी, पहली लव बाइट है, फिर भला मैं क्यों चिल्लाने लगा। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी को खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी आ रही थी। अनोखी ने जहां काटा था उस जगह हाथ लगाकर घाव को महसूस करते हुए कहती है आपको ज्यादा लगी, दर्द हो रहा है। ऋतिक कमरे में लाकर अनोखी को बेड पर बिठाते हुए कहता है नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, वैसे बताओ कब करे रिसेप्शन। अनोखी मुंह बनाते हुए कहती है कभी भी, बस उस दिन कॉलेज ना हो। अन्यक मुस्कुराते हुए कहता है तो बटरफ्लाई कैसा लगा तुम्हें मेरे हाथों का खाना। अनोखी अपनी आंखें गोल घुमाते हुए कहती है अच्छा था। ऋतिक मुंह बनाते हुए कहता है सिर्फ अच्छा था। अनोखी हंसते हुए कहती है खाना सच में बहुत अच्छा था, ऐसा खाना हमने आज तक नहीं खाया, अब खुश। ऋतिक नाराजगी से कहता है एक तो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम ऐसे तारीफ कर रही हो जैसे मुझ पर एहसान कर रही हो। ऋतिक की बातों में नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। अनोखी ऋतिक का हाथ पकड़कर उसके हथेली पर लाइट किस करते हुए कहती है खाना सच में बहुत ज्यादा अच्छा था रावण कुमार, अब इससे अच्छी तारीफ करना हमें नहीं आता। कहकर अनोखी अपने साइड जाकर सो जाती है। अनोखी की हरकत पर ऋतिक जैसे फ्रीज हो गया था, उसे लगा नहीं था कि अनोखी उसे यूं किस करेगी। कुछ पल खोए रहने के बाद ऋतिक के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। ऋतिक मुस्कुराते हुए जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है और अनोखी के कमर को पकड़कर उसे कसके बैक हग कर लेता है। ऋतिक अनोखी के काम के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहता है आई लव यू ब्यूटीफुल, अगर ऐसी तारीफ करोगी तो तुम्हारे लिए मैं रोज खाना बनाऊंगा। कहकर ऋतिक अनोखी के कान पर किस कर लेता है। ऋतिक के ऐसा करने से अनोखी कर शरीर में दौड़ने लगती है, वो कसके अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऋतिक मुस्कुराते हुए अनोखी को बैक हग करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर नंदिनी के कमरे में नंदिनी को पारुल और जयेश की याद आ रही थी। उसकी आंखें नम थी क्योंकि कुछ देर पहले ही उसकी दोनों से बात हुई थी। नंदिनी अपने सोच में खोई हुई थी, तभी उसे स्विमिंग पूल साइड एरिया में राज दिखता है जो व्हील चेयर पर बैठा बिना किसी भाव के एक तक पूल को ताके जा रहा था। वो स्विमिंग पूल के इतने पास था कि देखने से ऐसा लगे जैसे वो अभी पूल में कूदने वाला हो। नंदिनी राज को देखते हुए कहती है ये जीजू का भाई पागल हो गया है जो पूल में कूद रहा है, इसके दिमाग में जंग लग गया है जो इसे समझ नहीं आ रहा, अगर ये पूल में कूदेगा तो पानी में जाकर सीधा स्वर्ग सिधार जाएगा। कहकर नंदिनी तेज तेज कदमों से भागते हुए कमरे से बाहर निकलकर पूल साइड एरिया में जाती है। राज अपनी व्हील चेयर को थोड़ा और पूल के पास ले जाता है, पर व्हील चेयर मूव करती उससे पहले नंदिनी आकर राज की व्हील चेयर पकड़ लेती है। पर बेचार पे नंदिनी को कहाँ पता था कि आज उसका दिन अच्छा नहीं है। व्हील चेयर पकड़ते ही नंदिनी और राज दोनों सीधा पूल में गिर जाते हैं। पूल में गिरते ही राज की सांसें भारी होने लगती है, वो तेजी से अंदर डूब रहा था, वो अपने हाथों से मूव करने की कोशिश कर रहा था। जब नंदिनी राज को डूबता हुआ देखती है तो गहरी सांस लेकर पूल के अंदर जाकर राज को कमर से पकड़कर पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर की ओर धकेलती है। नंदिनी अपनी पूरी ताकत लगाकर राज को पूल के बाहर निकालकर साइड लेटा देती है। इस वक्त राज बेहोश हो चुका था, उसके पेट में पानी भर गया था। नंदिनी पूल से निकलकर राज के गाल को थपथपाते हुए कहती बाय ओ जीजू के भाई होश में आओ। राज कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, ये देखकर नंदिनी डर जाती है।
नंदिनी जल्दी से राज के पेट पर प्रेस करने लगती है, तब राज के मुंह से थोड़ा सा पानी बाहर आता है और वो खांसने लगता है। राज को खस्ता देखकर नंदिनी अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर गहरी सांस लेते हुए कहती है, अच्छा हुआ इस नमूने को कुछ नहीं हुआ। वैसे मानना पड़ेगा नंदिनी, तेरी स्विमिंग और रेसलिंग की प्रैक्टिस आज यहाँ काम आ ही गई। अगर तूने रेसलिंग की तगड़ी प्रैक्टिस करके खुद को मजबूत ना बनाया होता तो आज इस 100 किलो की बोरी की पानी में ही समाधि बन जाती। नंदिनी यहाँ खुद के तारीफ में लगी हुई थी। वहीं राज उठकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए गुस्से में खा जाने वाली नजरों से नंदिनी को देख रहा था। राज गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहता है, बेवकूफ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूल में गिराने की। नंदिनी जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी वो राज की बात से अपने सेंस में वापस आते हुए कहती है, टीक्यू बोलने का जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। नंदिनी की बात सुनकर राज हैरानी से नंदिनी को देखते हुए कहता है, ये लड़की पागल हो गई है, लगता है इसमें पागलपन में पीएचडी की है। राज नंदिनी को घुते हुए कहता है, ओ प्यासी आत्मा, में तुम्हें कोई तक नहीं कह रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूल में धक्का देने की। नंदिनी अपनी आंखें छोटी करके राज को घुते हुए कहती है, ओ दुखी आत्मा, मैंने तुम्हें बचाया है, मरने तो तुम खुद आए थे, तभी तो पूल के इतने पास खड़े थे। राज अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, बेवकूफ लड़की, में क्यों मरने लगा, मरे मेरे तुम जैसे दुश्मन। नंदिनी खड़े होते हुए कहती है, ओ तो तुम मरना नहीं चाहते थे तो फिर इतनी रात को पूल के पास क्या नागिन डांस करने आए थे। और हाँ, मैं इतने जल्दी नहीं मरूंगी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। राज इरिटेट होते हुए कहता है, शट अप और मेरी व्हील चेयर पूल से बाहर निकालो। नंदिनी शरारती तरीके से मुस्कुराते हुए कहती है, और नहीं निकाला तो क्या कर लोगे। राज गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहता है, तुम्हें प्यासी आत्मा से भटकती आत्मा बना दूंगा। आई विल किल यू। नंदिनी हंसते हुए कहती है, ओह मैं तो डर गई, कहकर नंदिनी हंसने लगती है। नंदिनी का गुस्सा देखकर राज का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, जो नंदिनी ने भी नोटिस कर लिया था। नंदिनी चुप होते हुए कहती है, अच्छा अच्छा निकाल रही हूं, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रही थी ताकि तुम्हारे इस सड़ी हुई शक्ल पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए, पर तुम तो बिल्कुल अजीब हो यार, पता नहीं कौन से ग्रह से आ गए हो। कहकर नंदिनी पूल कूद जाती है। नंदिनी राज की व्हील चेयर बाहर लाकर कहती है, अब गलती मेरी है तो थोड़ी सी मदद कर लूं, तुम कहो तो तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूं। नंदिनी की बात सुनकर राज का पारा हाई हो जाता है। राज गुस्से में नंदिनी को उंगली पॉइंट करके कहता है, तुम समझती क्या हो खुद को, पहली मुलाकात में ही मेरे कमरे में आने की बात कर रही हो। तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की को मैं अच्छे से जानता हूं, समझी, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी, जाओ जाकर कोई और अमीर घर का बकरा ढूंढ लो अपने लिए। राज जैसे ही अपनी बात पूरी करते हैं वैसे ही उस एरिया में चटाक की आवाज गूंज जाती है और राज का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, क्योंकि नंदिनी ने राज को थप्पड़ मार दिया था। नंदिनी गुस्से में राज को घुते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने की। क्या लगता है तुम्हें देखकर फ्लैट हो गई, तुम्हें पटाने की कोशिश करने लगी। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर राज अरोरा, तुम कोई तुर्रम खान नहीं हो और ना ही ऋतिक रोशन हो जो मैं तुम्हारे लिए पागल हो जाऊंगी। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। कहकर नंदिनी गुस्से में राज के पास आती है। राज खुंस भरी नजरों से नंदिनी को देख रहा था, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उस पर हाथ नहीं उठाया था। नंदिनी राज को कंधों से पकड़कर व्हील चेयर पर बिठा देती है। इस वक्त उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। राज नंदिनी को खा जाने वाली नजरों से घुते हुए मन ही मन कहता है, मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने लड़की, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। अगर इस घर में तुम्हारा जीना हराम ना किया तो मेरा नाम भी राज अरोरा नहीं। कहकर राज लंबी लंबी सांसें लेने लगता है अपना गुस्सा शांत करने के लिए। इस वक्त दोनों भीगे थे और दोनों को ठंडी लग रही थी। नंदिनी राज की व्हील चेयर को धकेलते हुए पैलेस के अंदर लेकर जाती है और उसके कमरे के बाहर छोड़ते हुए कहती है, मेरा काम हो गया, अब इसके बाद कमरे में जाओ या झानूम में, आई डोंट केयर। कहकर नंदिनी गुस्से ने अपने पैर पटकते हुए चली जाती है। नंदिनी को जाता देखकर राज डेविल स्माइल करते हुए कहता है, उड़ लो जितना हवा में उड़ना है, कल तुम्हारे पंख ना काटे तो मेरा नाम भी राज नहीं। कहकर राज अपने कमरे में चला जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।